वेलकम टू आयुष्य यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ईआरपी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले देख के आइए। तो ईआरपी के रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज रहती है। ईआरपी क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोग को जो डेटाबेस रहता है उसको मैनेज वगैरह करना रहता है, तो उसके लिए यूज़ होता है बराबर। तो उसके रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं जैसे कि ओरेकल आता है, टैली, ईआरपी, बहुत सारे आते हैं बराबर। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजीज देखने वाले। तो सबसे पहला क्या है, PLM, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो ये होता क्या है, तो यहाँ पे ना जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक प्रोडक्ट ले लो, जैसे कि अभी सैमसंग का आया था, याद है आपको, फोल्ड 1, मतलब जो फोल्ड होता है फ़ोन मालूम। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इंट्रोडक्शन। तो तभी क्या था, वो इंट्रोडक्शन फेज में था बराबर। इंट्रोडक्शन मतलब कि जो सैमसंग ने फोल्ड वाला फ़ोन निकाला वो इंट्रोडक्शन किया, फिर उसकी ग्रोथ, सेकंड ग्रोथ, इंट्रोडक्शन में उसकी सेल हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया खाली कि हम लोग का ऐसा ऐसा फोल्डिंग फ़ोन आया बराबर। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि सैमसंग का नोट 10 उन्होंने बताया कि हाँ हम लोग का नोट 10 आ गया बराबर। फिर ग्रोथ ऐसे जैसे पता चला लोगों को कि नोट 10 आ गया, चलो मैं खरीदता हूँ, सब लोग सोचते बराबर। तो ग्रोथ किया उन्होंने बराबर। फिर तीसरा मैच्योरिटी, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, ऑलमोस्ट जितने लोगों को खरीदना था उन लोग खरीद चुके बराबर, तो मैच्योरिटी हो गया। और फिर डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कि मैच्योर हो गया, उसके बाद उसकी सेल्स नीचे गिर गई बराबर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्ट को बताया, मतलब कि जो कंपनी है उन्होंने प्रोडक्ट को बताया, फिर ग्रोथ हुई उसकी, क्योंकि उन सबको पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा फ़ोन आया है, लोगों ने ख़रीदा। फिर मैच्योरिटी, वो मैच्योर हो गया, मतलब कि जितने लोग खरीद सकते थे उन्होंने खरीद लिया। जैसे कि आईफोन अगर ले लो तो आईफोन जितने लोग खरीद सकते हैं उन्होंने ले लिया, तो वो मैच्योर हो गया। और फिर उसकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि खरीदने के बाद वापस थोड़ी ना कोई खरीदेगा। फिर डिक्लाइन क्यों करके हम लोग का जो पूरा है मैच्योर हो गया, फिर नीचे नीचे आएगा। क्यों 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 नीचे आएगा, फॉर एग्जांपल ले सैमसंग ने आईफोन का ले लो, आईफोन एक हद तक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक लिमिट तक प्रोडक्ट बिकते हैं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं उसकी सेल्स। क्यों आती है आपको पता ही होगा, क्योंकि उसके बाद लोग खरीदने वाले कम हो जाते हैं बराबर। तो यहाँ पे डिक्लाइन मतलब कि उन्होंने फिर वो प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर दिया। एक बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे वन प्लस का। वन प्लस क्या करती है, वन प्लस 6 ले लेते हैं, वन प्लस 6 निकाला, एक साल बाद जैसे ही उन्होंने वन प्लस 7 निकाला तो वन प्लस 6 की सेल्स है वो डिक्लाइन कर दी, वन प्लस 7 की सेल्स स्टार्ट कर दी। डिक्लाइन कर दी मतलब बंद कर दी, सिंपल। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। क्या होता है, इंट्रोडक्शन बताती है प्रोडक्ट, ग्रोथ उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योर हो जाता है उसकी, फिर उसके बाद सेल्स डिक्लाइन होने लगती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट रहते हैं जो हमेशा मैच्योरिटी स्टेज में ही रहते हैं, जैसे कि अमूल का दूध आता है, अमूल का मक्खन वगैरह, बहुत सारी चीज़ आती है, वो हमेशा मैच्योर ही रहती है, उसकी सेल्स कभी भी डिक्लाइन नहीं होती। तो कुछ कुछ चीज़ों में डिक्लाइन होती है, कुछ कुछ में नहीं होती है। तो अब आपको ये समझ में आ रहेगा, PLM, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। फिर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहेगा कि जो कस्टमर का, जो एम्प्लॉयज़ का, जो भी उनका इन्फॉर्मेशन है उसको सिस्टम एकदम अच्छे से मैनेजमेंट करके रखने का, उसका जो भी डिमांड है वो सब सारी की सारी चीज़ें आपको हमेशा अच्छे से मैच्योर करके रखनी पड़ेगी, मैनेज करके रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अगर आपको एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन MIS देर आर 3 कंपोनेंट, दोज आर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन इन सिस्टम। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ड है बराबर, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, इन्फॉर्मेशन यानी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो, मतलब कि मेरी इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन, सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, तो वो सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग क्या वो जो चीज़ें है वो एकदम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बराबर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द एंड यूजर ऑफ डेटा दैट इज डिसीजन मेकर, information is this processed data and system is integrated in the holistic view of enterprise। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर की, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको एक जगह पे स्टोर किया जाता है। तो वो कहाँ स्टोर किया जाता है, ERP सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन एंटरप्राइज में कंटेन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय होती है, क्लर्क, असिस्टेंट, ऑफिसर, मैनेजर, क्या बोलते हैं, CA वगैरह, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सबका जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो एक तरीके से मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया। तो सारे के सारे चीज़ों को मैनेज करके सेंट्रलाइज करना, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। फिर यहाँ पे आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल बराबर, फिर सप्लाई, रॉ मटेरियल मतलब कि जो सप्लायर रहेगा वो रॉ मटेरियल लेके आएगा बराबर, फिर वो देगा मैन्युफैक्चरिंग को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, तो क्या वो प्रोडक्ट बनाएगी। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पता होगा कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बराबर। फिर यहाँ पे कस्टमर उसको खरीदेगा, फिर कंज्यूमर उससे कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग हो सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका बराबर। तो ये होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है कि हम लोग को अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदा है तो हम लोग को उसको सेटिस्फाई करना होगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आपने आईफोन लिया, आप अगर खुश हो गए तो आपके आगे जाके और मतलब कि जो इंसान है वो और लोगों को बताए कि हाँ ये फ़ोन अच्छा है, फ़ोन अच्छा खरीद लेना। ऐसे ही करके होता है कि जो कस्टमर का रिलेशनशिप है ना वो अच्छा रहना चाहिए।
जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने सिम कार्ड लिया जियो का, बराबर, आपको जियो का इंटरनेट अच्छा आता है, सब अच्छा आता है, तो आप आगे जाके जियो ही यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि एयरटेल में चले जाओगे, अच्छा है तो क्यों दूसरे में जाओगे। सिमिलरली तो आपको है ना, मतलब कि एयरटेल को या जियो को अपने कस्टमर के साथ है ना अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपनी हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। यहाँ पे नॉर्मली यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये जो चीज़ें रहती है ना डिसीजन के रिगार्डिंग, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट वगैरह ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह ऐसी रहती है कि हम लोग खुद नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको डिविडेंड देने का है तो डिविडेंड किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर लगेंगे। तो ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, इनपुट करते डेटा को, बराबर, फिर जो डेटाबेस रहता है उसके हिसाब से सारे के सारी चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जैसे कि बताया शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, बराबर, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड पहुंचेगा कैसे, सबसे पहले तो बात यही आती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10% कैलकुलेट हुआ, तो किसी ने 1 शेयर लिया है, किसी ने 1000 शेयर लिया है, तो हम लोग को सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सब एक साथ कैलकुलेट हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ERP का यूज़ करते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग ना सारे लोगों को बराबर से दे सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट एड यूजर जजमेंट एंड चूज एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हम लोग ये कंप्यूटर को एक बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को इंसान का दिमाग दे दिया बोल सकते हैं। तो सारे के सारे जो डिसीजन है वो कंप्यूटर लेकर बोल सकते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन दैट एनालाइजेज बिजनेस डेटा एंड रिप्रेजेंट इट सो डैट यूज़र कैन मेक दिस बिजनेस डिसीजन मोर इजीली। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल के लिए शेयर होल्डर का मैंने बताया, बराबर, तो यहाँ पे अगर हम लोग ने कोई चीज़ डाल दी, जैसे कि डेटाबेस में डाल दिया हम लोग को इस साल प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, तो वो ऑटोमेटिकली सब शेयर के अंदर डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी डिविडेंड देने में, बहुत सारी चीज़ें करने में। तो यहाँ क्या लिखा है, DSS focus on providing help in analyzing situation rather than providing right information। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ है DSS, ये खाली हेल्प करता है, हम लोग को डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, वो जजमेंट नहीं करता है कि हाँ ठीक है ये करना है ये करना है, ऐसा नहीं बोलता है। वो खाली हम लोग को बताता है हाँ ये कर सकते हैं, आप ऐसा सजेशन देता है, आप बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है ERP सॉल्यूशन प्रोवाइडर या ERP पैकेजेस, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है Oracle, यहाँ पे इसके हिसाब से आप कर सकते हो, मतलब कि आप बोल सकते हैं एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही है ये सब। यहाँ पे कुछ 5 या 6 है, तो ये सब सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आप ERP की चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि फाइनेंशियल डेटाबेस को मैनेज करना, कस्टमर का डेटाबेस मैनेज करना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, आप पढ़ लेना, मैं खाली आपको नाम बता रहा हूँ, बराबर। फिर यहाँ पे आता है SAP क्या होता है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो ये भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी आपका जो ERP रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वो आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे CRM, SCM, PLM को भी मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है। फिर यहाँ पे ओडो, ये भी सेम चीज़ है, ERP टूल है। फिर यहाँ पे Bittrex 24, यहाँ पे भी ये ERP ऑनलाइन सॉल्यूशन है, बराबर। फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, ये भी आपने नाम सुना होगा। फिर यहाँ पे टैली ERP तो सबने सुना होगा, बराबर। फिर यहाँ पे आता है ERP एंड इंटरनेट। ये क्या लिखा हुआ है देखो, न्यू ट्रेंड ऑफ ERP डेवलपमेंट एंड यूज इन्वॉल्व वेंडर्स मेकिंग द सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू क्लाइंट कंपनी ऑन द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि ओडो, SAP वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे तरीके के हम लोग को सॉफ्टवेयर मिलते हैं ERP से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं जो ऑनलाइन रहते हैं, कुछ ऑफलाइन रहते हैं, आपके हिसाब से करना है। आप खुद का भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। तो कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड व्हेन ERP सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन मैनी केस। तो यहाँ क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस करना है, वो कैसे करके एक सर्वर पे सारे का सारे इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जियो कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर है सपोज एग्जांपल के लिए मुंबई में, बराबर, एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे उसका जो डिटेल्स है, उसकी सारी जानकारी, उधर के कितने एम्प्लॉयज़ रहते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी कहाँ रखेंगे, एक सर्वर पर रखेंगे। तो क्या अगर उसकी कोई दूसरी ब्रांच है जैसे कि दिल्ली में वगैरह, तो वहाँ पर उसे उन लोग है ना वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, बराबर। तो मतलब कि सिंपल मतलब यही है कहने का कि अगर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि मुंबई में हेडक्वार्टर है, तो उसके सारी डिटेल्स और भी बहुत सारे ब्रांचों को देनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सनल क्या बोलते हैं एक इंसान रहेगा वो जाकर सारा डेटाबेस देगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक सर्वर पे डाल दिया सारा डेटाबेस, तो सारी की सारी उसकी ब्रांचेस वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पे इंटरनेट का फायदा हुआ ना। तो यहाँ पे बेनिफिट्स है ERP के। तो सबसे पहला है इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग ने अच्छे से मैनेज किया हुआ है सारे फाइनेंशियल डेटाबेस को, तो रिसोर्सेज एकदम अच्छे से यूटिलाइज हो गए, बराबर। जैसे कि हम लोग ने सोच लिया कि हम लोग को इतनी पेन बनानी, इतनी इंक लगेगी, तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते, बराबर। फिर यहाँ पे आता है बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट पे आके कोई चीज़ खरीदता है, बराबर,
तो यहाँ पे उसने खरीदा, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास है, आपके सर्वर पे स्टोर है। तो आगे जाके अगर आप उस क्या बोलते हैं उस कस्टमर को वापस से कोई चीज़ खरीदना है तो सिमिलरली सेम आईडी पासवर्ड से आप वो लॉगिन करेगा और ख़रीद लेगा, तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन होगा, ईजी होगा। और अगर उसका आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा लगता है तो उसको सेटिस्फेक्शन भी होगा। फिर यहाँ पे प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली बात है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है आपको। जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया कि हम लोग को इस साल सैलरी थोड़ा बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है आप कैसे डिसाइड करोगे। फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और 5 एम्प्लॉयज़ है, तो आप उस हिसाब से कैसे आप एकदम अच्छे से इक्वल सैलरी क्या बोलते हैं बढ़ा सकते हैं, मतलब कि उनके वर्क के हिसाब से कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आपको ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि डिसीजन में हेल्प करता है, मतलब कि खाली सजेशन देता है, वो सॉफ्टवेयर है वो खाली सजेशन देता है, आप ऐसा कर सकते हो, मतलब वैसा कुछ सजेशन दे सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग के पास आता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली बात है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप कहीं से भी वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बराबर, तो यहाँ पे जो डेटाबेस एंट्री वगैरह होता है वो घर से होता है, तो ये अभी चीज़ें अच्छी हो गई ना, तो आप घर से सारे डेटाबेस को देख सकते हो, उसमें कोई एडिट कर सकते हो बराबर, तो ये चीज़ें फ़ायदे होते हैं हम लोग के। फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी, जैसे कि मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज होता है, तो यहाँ पे जो भी ब्रांचेस रहेंगे सब लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। फिर हमारे पास आता है लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है हाई कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है जो ERP के सॉफ्टवेयर रहते हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर बड़ी कंपनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटी कंपनी तो कैसा खर्चा करेगी बराबर। फिर यहाँ पे आता है रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल ट्रेन स्टाफ। ऑब्वियसली बात है टैली अगर आपको आता है तो ये उसको हायर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए गए, मेरे को टैली का आता है ऐसा बोलोगे तो आपको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी, लेकिन आप बोलोगे टैली वगैरह आता ही नहीं तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस इश्यू। ऑब्वियसली बात है ये जो सॉफ्टवेयर रहते हैं कहीं ना कहीं तो बग हो गए तो उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा बराबर, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए कोई ना कोई तो लगेगा ना, तो यहाँ पे ये एक लिमिटेशन है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल आपको बार बार देखना पड़ेगा, तो एक पर्सनल जो एक क्या बोलते हैं एक बंदा बिठाना पड़ेगा कि वो सिक्योरिटी को देखे कि किस कैसी सिक्योरिटी है सॉफ्टवेयर की वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास होता है फ्यूचर ऑफ ERP, तो आपको मालूम रहेगा कि AI वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही है। जैसे कि अगर अभी पहले देखोगे तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ता था कि ये कैसे कर सकते हैं, मतलब टाइप करके सर्च करना पड़ता, लेकिन अभी आप बोल के भी कर सकते हो बराबर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि AI बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि आप खाली बोलोगे और आपको जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मशीन लर्निंग वगैरह होती है तो उसको हम लोग बता रहे हैं कि ERP ऐसे यूज़ करते हैं, तो आपको खाली बताना है कि ये चीज़ बिकी है, खाली आपको बताना है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मोबाइल बेच रहे हो तो आपको खाली मोबाइल का मॉडल नंबर बताना है कि ये बिक रही है, तो बाकी की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये चीज़ें अच्छी हो जाएगी अगर आगे जाके अगर आप ये सब चीज़ों में आते हो तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है बोल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ERP जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है तो AI का ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर AI और ERP दोनों मिल जाएंगे तो ERP का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। खाली आपको बताना होगा कि हाँ ये करना है, सिर्फ खाली बताना है कि ये प्रोडक्ट बिका है, बाकी सारा लेजर वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली बन जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। तो एम्बेडेड बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स एंड डेटा मैनेजमेंट फीचर्स बिल्ड इन ERP विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ ERP। जैसे कि मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड होगा सारी चीज़ें, जैसे कि ERP और AI मशीन लर्निंग ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएगी, तो आपको खाली बताना होगा कि ये चीज़ बिकी है तो ऑटोमेटिकली सारा डेटाबेस फाइनेंशियल चीज़ सारी एक साथ बन जाएगी। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी मोर ERP ट्रांजेक्शन ट्रिगर्ड बाय सेंसर। तो यहाँ पे ERP ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो गए और बहुत ज़्यादा लोग आएंगे खरीदने को, क्यों करके अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो बहुत ज़्यादा ERP ट्रांजेक्शन होगी और बहुत ज़्यादा कंपनी रहेंगी तो ERP कंपनी को भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है ERP का। तो आपको इतना पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।